हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अवस्थी हाउस में सुधांशु दीपांजलि को घर से भगाने के फिराक में, क्योंकि वह उसे नहीं जानता था, तभी नीरू किचन से बाहर आते हुए बोली, सिद्ध वो गलत घर में नहीं आई है, ये दीप की बेटी है, मेरे भाई की पोती है। सुधांशु नीरू की बात सुन अपना सिर हिलाते बोले, अब मुझे याद आया, मामा जी की पोती है। दीपांजलि सुधांशु की बात सुनकर नीरू की तरफ देखते हुए बोली, दादी आप तो कह रही थी आपका छोटा सा बेटा है, कहाँ है? स्कूल की छुट्टी तो जल्दी हो जाती है। सुधांशु मुस्कुराते हुए दीपांजलि को अपनी गोद में उठाकर बोला, मैं ही इनका छोटा बेटा हूँ, मेरा नाम सुधांशु अवस्थी है, लेकिन सॉरी बेटा, मैं स्कूल में नहीं पढ़ता, मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ। दीपांजलि सुधांशु की मुस्कुराहट पर उसके गाल में पड़ रहे डिंपल को छूते हुए बोली, आप भी हैंडसम हो। सुधांशु दीपांजलि की बात सुन मुस्कुरा देता है, जिस पर दीपांजलि डाइनिंग टेबल पर चढ़ते हुए बैग को खोलने की कोशिश करते हुए बोली, क्या इसमें चमचम है? मुझे चमचम बहुत पसंद है। सुधांशु दीपांजलि की रफ्तार पर बैग को उठाकर बोला, नहीं, ये पूजा का सामान है, अगर तुम्हें चमचम खाना है तो मैं कल ले आऊँगा। दीपांजलि जिद करते हुए बोली, मुझे अभी चमचम खाना है, आप मुझे चमचम खिलाने लेकर चलो, आप तो बड़े हो गए हो ना, आपके पास तो गाड़ी होगी ना, मुझे घूमना है। सुधांशु हताश भरी नज़रों से नीरू की तरफ देखते हुए बोला, माँ आपने ये किस जिद भरे पिटारे को घर आने की परमिशन दे दी, मैं पढ़ाई कितना टाइम करूँगा। नीरू सुधांशु के हाथ से बैग लेकर बोली, जाओ, अगर उसे बाहर घुमा कर लाओ, दोपहर से यहीं पर बैठी हुई है और रात को पढ़ लेना, कुछ दिन के लिए आई है। सुधांशु दीपांजलि की तरफ देखते हुए बोला, मुझे ज़्यादा जिद्दी लोग नहीं पसंद। जिस पर दीपांजलि अपने दांत भी दिखाते हुए बोली, आप मेरी डिमांड पूरी करो, मैं जिद नहीं करूँगी। सुधांशु नीरू की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेकर बोला, थैंक गॉड मेरी कोई बहन नहीं है। दीपांजलि सुधांशु के ऊपर कूदते हुए बोली, पकड़ो मुझे। सुधांशु जल्दी से दीपांजलि को पकड़कर बोला, अभी नहीं पकड़ता तो दांत टूट जाते तुम्हारे। दीपांजलि सुधांशु के गले में अपने हाथ लपेटे हुए बोली, अभी मेरे दूध के दांत टूट रहे हैं। जिस पर सुधांशु उसे ठीक से पकड़ते हुए बोला, बाकी सब दांत भी टूट जाते हैं। नीरू सारे सामान को उठाकर बोली, तुम जाकर दीपा को बाहर घुमा कर ले आओ, मैं महक को कॉल करके बता देती हूँ कि कल करवा चौथ है। सुधांशु नीरू की बात सुन अपना सिर हिलाते हुए दीपांजलि की तरफ देखकर बोला, क्या तुम्हें नहीं पता, ज़्यादा मीठा खाने से दांत सड़ जाते हैं? दीपांजलि कुछ देर सोचने के बाद बोली, मेरे दांत तो वैसे भी झड़ रहे हैं, तो सबके सड़ने के बाद मैं मीठा खाना कम कर दूंगी। सुधांशु बाहर की तरफ आते हुए बोले, वैसे तुम कौन से क्लास में हो? दीपांजलि अपनी उंगलियां गिनने लगती है, जिसे देखकर सुधांशु कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? जिस पर दीपांजलि सुधांशु की तरफ देखते हुए बोली, मुझे याद था, मैं भूल गई, हाँ याद आया, मैं 3rd क्लास में हूँ। सुधांशु अपनी बाइक के पास आकर उसे सामने बैठाते हुए बोला, सामने बैठोगे या पीछे? दीपांजलि बाइक की टंकी पर हाथ रखते हुए पूरी बाइक को देखने के बाद बोली, मैंने सिर्फ बाहर से देखा था, मैं कभी इसमें नहीं बैठी, आप मुझे इसे चलाना सिखाओगे? ये कहते हुए दीपांजलि सुधांशु की तरफ देखने लगती। सुधांशु कुछ पल दीपांजलि के कट चेहरे को देख उसके गाल को पिच करते हुए बोला, ठीक है, लेकिन पहले तुम 15 साल की हो जाओ, फिर मैं। दीपांजलि सुधांशु की बात पर अपना सिर हिला देती है, तो सुधांशु उसे आगे में ही बैठा उसके पीछे बैठ जाता और हेलमेट लगाने के बाद दीपांजलि के सर को थपथपा कर गाड़ी स्टार्ट करता है और उसे जुहू की तरफ घुमाने ले जाता है। इधर लखनऊ कुंज हाउस में महक मृत्युंजय के लिए डिनर लगा चुकी थी, तभी महक का फ़ोन बजने लगता है। महक टाइम की तरफ देखती है, जिसमें रात के 8 बज रहे थे। महक कॉल अटेंड करते हुए बोली, हाँ माँ। दूसरी तरफ से नीरू बोली, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, महक ने सीधा सा जवाब दिया। जिसके जवाब पर नीरू आगे बोली, कल करवा चौथ है और शादी के बाद ये तुम्हारी पहला करवा चौथ है। ये सुन महक कुछ पल सोच कर बोली, लेकिन मेरे विटामिन के मेडिसिन चल रहे हैं प्रेगनेंसी के कारण। जिस पर नीरू बोली, मेडिसिन खा सकते हैं, लेकिन करवा चौथ के व्रत को एक बार छोड़ने के बाद दोबारा नहीं रख पाती। नीरू की बात सुनकर महक अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है, मैं रह लूँगी। मृत्युंजय नीचे आते हुए बोला कि मेरे बारे में बात चल रही है और कौन है? महक मृत्युंजय की आवाज़ पर उसकी तरफ देखते हुए बोली, माँ का कॉल आया था, कल करवा चौथ है, बस यही बता रही थी। मृत्युंजय 2 मिनट महक की आंखें छोटी कर घूरने के बाद अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, कोई ज़रूरत नहीं है। महक मृत्युंजय को देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय
कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, क्या क्या घूर रही हो? मैंने कह दिया ना, कोई व्रत नहीं रखना है किसी के लिए। जिसे सुन महक नीरू से बोली, माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जिस पर नीरू बोली, सब तो ठीक तो है ना महक? मृत्युंजय बेटा काफ़ी गुस्से में लग रहे। महक अपना सिर नहीं में हिलाकर हल्का मुस्कुरा कर बोली, मुझ पर क्या गुस्सा करेंगे? उनकी तो हमेशा आदत है, व्रत का नाम लो तो पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है। मृत्युंजय रोटी खाते हुए महक को घूरने लगता है, जिस पर महक उसे इग्नोर करके फिर से नीरू से कहती है, अच्छा माँ मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, मुझे कुछ भी रीति रिवाज नहीं पता, आप मुझे बता दीजिए। नीरू ठीक है कहती है तो महक कॉल कट कर देती है। महक कॉल कटने के बाद मृत्युंजय की तरफ अपने आईब्रो ऊपर करके देखने लगती है, जिस पर मृत्युंजय कहता है, तुम चाहे आंखें छोटी करके घूरो, चाहे आईब्रो ऊपर करके घूरो, चाहे आंखें निकाल कर घूरो, मैंने कह दिया ना तुम व्रत नहीं रखोगे। जिसे सुनकर महक अपना हाथ टेबल से टिका कर अपने चेहरे पर रखते हुए बोली, क्यों? तुम्हारे मेडिसिन चल रहे हैं। मृत्युंजय ने कुछ सोचकर बहाना बनाया, जिस पर महक हल्का सा मुस्कुरा कर बोली, माँ ने कहा है कि मैं मेडिसिन खा सकती हूँ। महक के जवाब पर मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, लेकिन तुम खाना नहीं खा सकती ना, इसलिए तुम व्रत नहीं रख सकती, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे व्रत के चक्कर में मेरा बच्चा भूखा रह जाए। महक मृत्युंजय के एक्सप्रेशंस को नोट करते हुए बोली, क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं कल व्रत रखूंगी तो आपके लिए खाना नहीं बनाऊंगी? मृत्युंजय अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, मैं वैसे भी तुम अगर व्रत रखोगे तो खाना बनाने के लिए नहीं कहूँगा, मैं खुद बना लूँगा। महक अपना सिर हिलाते हुए, हाँ तो सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन हो चुके हैं, तो आप मुझे व्रत रखने से मना क्यों कर रहे हैं? मृत्युंजय इरिटेट होकर बोला, महक आई डोंट वाई, भक्ति करो लेकिन ये व्रत मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस पर महक मुस्कुराते हुए, मैं ये भगवान के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो अपने भगवान के लिए कर रही हूँ। जिस पर मृत्युंजय रोटी का निवाला बना महक की तरफ बढ़ाकर बोला, तुम्हारा भगवान कहाँ से पैदा हो गया? महक रोटी खाकर मृत्युंजय की तरफ इशारा करते हुए बोली, देखो मेरा पति परमेश्वर मुझे अपने हाथों से खाना खिला रहा है। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, ठीक है, इसलिए अपने कपार पर बैठा कर मत रखो मुझे। महक हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, वैशाली के साथ रहकर आप भी उसकी लैंग्वेज सीख गए। नहीं, वैशाली के नाम पर मृत्युंजय महक को देखते हुए, अगर तुम व्रत रखना चाहती हो मतलब वैशाली भी रखेगी। महक अपना सिर हिलाते हुए, हाँ अगर हम घर में होते तो चाची और माँ सब कुछ देखती, लेकिन हम बाहर में है तो हमें ही सब कुछ हैंडल करना होगा। मृत्युंजय अपने दांतों से नाखून को कुतरते हुए बोला, महक मुझे कल काम से बाहर जाना है, मैं केयर टेकर को बुला चुका हूँ, हस्बैंड वाइफ आ जाएंगे, तुम्हारा ख्याल भी रखेंगे, मैं रात को आऊँगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? महक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मुझे कुछ नहीं होगा मृत्युंजय जी। मृत्युंजय का चेहरा लाल हो जाता है और वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, ऐसा मत बुलाया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। महक मुस्कुराते हुए बोली, तुम मेरा व्रत रखना फाइनल हो गया ना? ये सुन मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, कौन सा मैं मना करूँगा तो तुम मान जाओगी? महक अपना सिर हिलाते हुए, आप काफ़ी समझदार हो गए हैं। एक्सक्यूज़ मी, मैं हमेशा से समझदार था, मृत्युंजय ने मुंह मना कर कहा। जिस पर महक उसे रोटी खिलाते हुए, अच्छा ठीक है चलिए गुस्सा छोड़िए और कल हमें शॉपिंग पर भी जाना होगा। मृत्युंजय रोटी चबाते हुए, तुम्हें क्या सामान चाहिए बता दो, मैं ले आऊँगा। महक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, मुझे मॉल घूमने जाना है। मृत्युंजय महक के चेहरे को पकड़ कर बोला, कल सुबह मैं निकल जाऊंगा, टाइम मैनेज करके रात तक वापस आ जाऊंगा, फिर चलेंगे तो चलेगा। मृत्युंजय के बाद अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है मैं वेट करूंगी। मृत्युंजय महक को सिर का थपथपा देता है और दोनों अपना डिनर करके कमरे की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह अनमोल का अपार्टमेंट। रिया वॉशरूम से बाहर आती है। अनमोल अभी भी सो रहा था। रिया मिरर में खुद को देखकर मुस्कुरा देती है और अपने बालों को हेयर ड्रायर से सुखाने लगती। तभी रिया को अपने कमर पर किसी की पकड़ महसूस होती है, जिसे देख रिया अनमोल के हाथ को कमर से हटाते हुए बोली, आज मेरा व्रत प्रोफेसर, इसलिए नो रोमांस। अनमोल रिया की बात सुन उसके कंधे पर अपना चेहरा रखते हुए, क्या व्रत मीन फास्ट? रिया अपना सिर हिलाते हुए, बिल्कुल सही, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है आपके लिए। अनमोल रिया के कंधों से पकड़ अपनी तरफ मोड़ कर बोला, तुम्हें ये किसने बताया? रिया मुस्कुराते हुए बोली, आपको पता है जब मैं छोटी थी ना, तब मम्मी हर करवा चौथ में पापा के लिए व्रत रखती थी। तब मैं मम्मी से कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तब मैं भी अपने लव के लिए व्रत रखूंगी।
तब मम्मी और पापा बहुत हंसते थे। अनमोल रिया के चेहरे को पकड़कर बोला, तो तुम कॉलेज मत जाओ। रिया थोड़ी हैरान होकर बोली, मेरी व्रत रखने से कॉलेज का क्या लेना देना। अनमोल अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, लेना देना है, तुम नहीं जाओगी। रिया कुछ देर सोचकर अपना सिर हिलाते हुए, ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। अनमोल गहरी सांस लेकर बोला, कल रात मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया क्या? रिया अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोले, कभी कभी आप अग्रेसिव हो जाते हो। अनमोल कुछ कहता उससे पहले ही रिया का फ़ोन बजने लगता है। रिया अनमोल की तरफ देखती है जो कि उसके फ़ोन को घूर रहा था। रिया जल्दी से जाकर फ़ोन उठाते हुए बोली, हेलो। हाँ बोलिए। इतना कहकर रिया बालकनी की तरफ चली जाती है। अनमोल रिया के इस तरीके से इग्नोर करने पर उसे बुरी तरीके से घूरने लगता है और बाथरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद अनमोल वॉशरूम से आता है तो देखता है रिया अभी भी फ़ोन पर बात कर रही थी। अनमोल अपने बालों को सुखाते हुए रिया को मिरर में देखते हुए खुद से बोला, आखिर ये किससे बात कर रही है? कहीं वो चिपकू वापी तो नहीं है? इतना सोचते हुए अनमोल विप्लव के नंबर पर डायल कर देता है। बोला, मेरी मोटी का जीना हराम करके सुकून नहीं मिल रहा है क्या, जो मेरी नींद हराम कर रहे हो? क्या हुआ? विप्लव की बात सुनकर अनमोल बोला, मुझे लगा कि रिया तुमसे बात करे, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल किया था। विप्लव चार्ली को गले लगाते हुए धीरे से बोला, मुझसे वो बात नहीं करती, हम आमने सामने बात करते हैं। ये सुन अनमोल कुछ पल सोच कर बोला, अगर तुम फ्री हो तो मेरे अपार्टमेंट में आ जाना, क्योंकि रिया आज कॉलेज नहीं जा रही है। जिस पर विप्लव उठकर बैठते हुए, क्या आपने क्या किया है मेरी मोटी के साथ? सच बताना, आपने रात को उसे परेशान किया? अनमोल विप्लव के रिएक्शन पर इरिटेट होकर बोला, बकवास करना बंद करो, मैं क्यों बताऊँ तुम्हें कि हम दोनों के बीच क्या होता है और क्या नहीं। ये सुन विप्लव छोटा सा मुंह बनाकर बोला, अरे ये कैसा लॉजिक हुआ? मोटी मुझे सब कुछ बताती है तो आप मुझे क्यों कुछ नहीं बता सकते? जिस पर अनमोल गहरी सांस लेकर बोला, क्योंकि हम दोनों बेस्ट फ्रेंड नहीं हैं और मैं तुम्हें यहाँ आने के लिए इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी मोटी मेरे लिए व्रत रख रही है, वो भी करवा चौथ का, इसलिए तुम आ जाना, उससे जो भी चाहिए उसकी मदद करना। ये कहते हुए अनमोल लगभग विप्लव को नीचा दिखा रहा था कि देखो मैं रिया के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता। अनमोल की पूरी बातें क्वेश्चन कर विप्लव बोले, ठीक है मैं आ जाऊँगा और मॉम से सब कुछ पूछता हुआ आऊँगा कि क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं, शॉपिंग में क्या क्या लगेगा, मुझे बहुत मज़ा आएगा। मेरी मोटी पहली बार व्रत रख रही है, वो भी अपने होने वाले पति के लिए। अनमोल विप्लव के इस रिएक्शन पर फ्रस्ट्रेशन में बोला, अच्छा ठीक है आ जाना, चलो रख रहा हूँ। इतना कहकर अनमोल कॉल कट करते हुए खुद से बोला, मतलब ये लड़का सच में अजीब प्राणी है, मुझे लगा कि इसे थोड़ी जलन होगी, लेकिन देखो मैं रिया के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, लेकिन इसका रिएक्शन तो ऐसा है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। रिया पीछे से आते हुए बोली, किससे बातें कर रहे हो भूत की तरह? अनमोल रिया को तरफ देखते हुए बोला, वो किसी से नहीं, विप्लव को कॉल किया था कि मैं कॉलेज जा रहा हूँ तो वो तुम्हारा ख्याल रखे और तुम्हें जो भी चाहिए उसके साथ चली जाना शॉपिंग पर। रिया अपना सिर हिलाते हुए बोली, ठीक है मैं चली जाऊँगी। अनमोल रिया के फ़ोन को चोर नज़रों से देखते हुए रिया से बोले, वैसे किसका कॉल आया था? रिया मुस्कुराते हुए बोली, मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है, उसका कॉल था। अनमोल मन में बोला, अच्छी मतलब कि लड़की है, चलो कोई बात नहीं, मुझे लगा कोई लड़का होगा। इतना सोचते ही अनमोल गहरी सांस लेता और रेडी होकर यूनिवर्सिटी के लिए निकल जाता। इधर ऋतिक का फार्म हाउस में ऋतिक रेडी होकर नीचे आता है तो देखता है प्रकृति अपने टूटे हुए हाथ से टैब के स्क्रीन को शिफ्ट कर दूसरे हाथ से नाश्ता कर रही। प्रकृति रील देखते हुए इरिटेशन में बोली, अरे यार ये सारे शादीशुदा लोग व्रत रखते हैं तो इसमें मैं क्या करूं, मैं तो सिंगल हूं ना। बॉयफ्रेंड भी तो होना चाहिए जिसके लिए व्रत रखे इंसान। प्रकृति को इस तरीके से बेवकूफ़ों की तरह खुद में बात करते हुए देख ऋतिक उसके बगल में बैठते हुए बोला, इस तरीके से भूत की तरह अकेले क्यों बात कर रही हो? प्रकृति ऋतिक की आवाज़ सुन उसकी तरफ देखते हुए बोली, एक सेकंड, तुम बताओ क्या तुम अपनी सेटिंग के लिए व्रत रख रहे हो? ऋतिक प्रकृति के बात पर उसे घूरते हुए, मेरी कोई सेटिंग नहीं है, मैं सिंगल हूँ, इसलिए अपना ये फालतू सा लैंग्वेज मेरे सामने यूज मत किया करो। जिस पर प्रकृति कुछ पल सोचकर सैंडविच खाते हुए बोले, चलो हम एक दूसरे के लिए व्रत रखते हैं। ऋतिक अपनी आंखें चढ़ाते बोले, क्यों, क्या तुम मेरी मर्द लगती हो? प्रकृति अपना सिर नहीं में हिलाकर बोले, अरे हम दोनों का एक दूसरे को पसंद नहीं करते ना, इसलिए।
ऋतिक टिश्यू पेपर अपने गोद में रख सैंडविच को काट कर खाते हुए बोले, मैंने ऐसा कब कहा कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। प्रकृति आंखें भरी कर ऋतिक को देखते हुए, पसंद करती हो मुझे? सच में लगा नहीं था इतनी जल्दी मैं तुम्हारे दिल में आ जाऊंगी। ऋतिक एक सस्पेंस वाली मुस्कान के साथ, मैंने ये कब कहा कि तुम दिल में हो? कहीं और भी तो आ सकती हो। प्रकृति सोचते हुए बोली, दिल में नहीं हो तो क्या दिमाग में हो? ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, बॉडी पार्ट में और भी बहुत सारे जगह होते। प्रकृति अपने दिमाग पर बहुत टाइम तक जोर लगाने के बाद हार मानते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ कहूँ, तुम बताओ न कहाँ हूँ। ऋतिक तिरछी मुस्कान के साथ जूस पीते हुए अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, कभी फुर्सत में बताऊंगा, अभी अपने खाना खाने वाले ब्रीथ पर फोकस करो। प्रकृति सैंडविच छोड़कर ऋतिक की तरफ देखते हुए बोली, देखो मेरा क्यूरियोसिटी एंड सस्पेंस का कीड़ा मुझे चैन से जीने नहीं देगा, बताओ मैं कहाँ हूँ। ऋतिक अपना हाथ आगे बढ़ा प्रकृति के होठ पर लगे सॉस को अंगूठे से साफ कर प्रकृति को देखते हुए बोला, अभी बहुत टाइम है, धीरे धीरे समझ जाओगे। प्रकृति जिसकी सांस ऋतिक के छूने से पहले ही अटक चुकी, उसकी बात सुनकर वो और कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि ऋतिक के प्रेजेंट्स उसे हमेशा नर्वस कर जाते हैं। ऋतिक फिर से अपने नाश्ते पर फोकस करने लगता है कि शेलवन वहाँ पर एक सूटकेस लाकर रखते हुए कहते हैं, बॉस। ऋतिक एक नज़र उस सूटकेस को देखने के बाद बोला, रूम में रख दो और डील अच्छे से हो गई ना? शेलवन अपना सिर हिलाते हुए बोला, अच्छे से हो गई है, लेकिन लोग बता रहे थे कि कुछ मिलिट्री लोग बीच में आ गए थे। जिस पर ऋतिक उसे देखते हुए बोला, किसी की खिदमत? शेलवन अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोला, नहीं, उन्हें चकमा देकर निकल गए, लेकिन मिलिट्री ऑफिसर को बुलेट लगी। ऋतिक अपना सिर हिलाते हुए, बड़े बड़े जंग में ऐसी छोटी मोटी चोटें लगती रहती है, जाओ अपना काम करो। शेलवन अपना सिर हिलाकर वहाँ से जाने लगता है, जिस पर प्रकृति उसे सामने आकर खड़ी होते हुए कहती, एक मिनट। शेलवन और ऋतिक दोनों उसकी तरफ देखने लगते हैं तो प्रकृति शेलवन के ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए कहती है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? अचानक प्रकृति के सवाल पर शेलवन हक्का बक्का होकर ऋतिक की तरफ देखने के बाद अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, नो मैम। ये सुन प्रकृति अपनी गर्दन नहीं में हिलाकर बोली, इस गुंडे के साथ रहकर अपनी जवानी क्यों जाया कर रहे हो? कोई जिंदा लड़की देखकर पटा लो, हो सके तो शादी कर लो। प्रकृति की बातों को सुनते हुए ऋतिक शेलवन से बोला, तुम अपना काम करो। शेलवन अपना सिर हिलाकर एक नज़र प्रकृति को देखने के बाद ऊपर की तरफ चला जाता है। प्रकृति ऋतिक के सामने आकर उसे घूरते हुए, तुम बेचारे पर इतना अत्याचार क्यों करते? ऋतिक प्रकृति को उसके कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लेता है, जिससे प्रकृति सीधा उसके गोद में जा गिरती है। ऋतिक प्रकृति के त्वचा पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें सबकी फिक्र है, तुम खुशी के साथ क्यों नहीं सेट हो जाती? प्रकृति जिसे अपने शरीर पर करंट सा महसूस हो रहा था, ऋतिक के बात सुनकर बोली, मैं। ऋतिक प्रकृति के कान में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, यहाँ पर बकरी नहीं है, मैं इसलिए मैं करना बंद करो और बताओ, तुम किसी की गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बनती? प्रकृति जल्दी से ऋतिक की गोद से उठते हुए बोली, अरे मुझे याद आया, मुझे मेरे फ्रेंड से मिलने जाना था, मैं बाद में बात करती हूँ। ऋतिक अपनी आंखें छोटी कर प्रकृति को घूरते हुए बोला, अपने टूटे हुए हाथ को लेकर कहाँ जाओगी? प्रकृति मुंह बनाकर बोली, क्या जिसके हाथ पैर टूट जाते हुए जिंदगी जीना छोड़ देते हैं? नहीं ना, मैं उनके लिए सबसे बड़ी उदाहरण हूँ। मैं जा रही हूँ अपने दोस्त से मिलने, दोपहर तक या शाम तक वापस आ जाऊंगी। ऋतिक अपना सिर नहीं में हिलाकर बोला, तुम कहीं नहीं जा रही, हमेशा मुसीबत में पड़ती रहती है। प्रकृति अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, हेलो, मैं कभी मुसीबत में नहीं पड़ती, तुम पनौती हो, जब भी तुम आसपास होते हो ना कुछ होता है मेरे साथ। ऋतिक अपने दांत पीस कर बोला, मैंने कह दिया, तुम कहीं नहीं जा रही। प्रकृति ऋतिक को घूरने लगती है, जिसे देखते हुए ऋतिक खड़ा होकर कहता है, घूरना बंद करो वरना कान के नीचे लगा दूंगा। ऋतिक के मारने की धमकी को सुनकर प्रकृति तन कर बोली, छू कर दिखाओ। ऋतिक अपनी गन निकालने लगता है, जिस पर प्रकृति जल्दी से कहती है, अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अरे यार, तुम तो हमेशा सीरियस हो जाते हो, मैं नहीं जा रही कहीं पर, तुम जाओ अपने काम पर। ऋतिक प्रकृति का 2 मिनट घूरने के बाद आगे की तरफ बढ़ जाता है। प्रकृति उसे पीछे से मुक्का दिखाती है, फिर चुपचाप मुंह बनाकर सैंडविच खाते हुए बैठ जाती है। इधर बनारस काशी विश्वनाथ घाट पर अमृत बह रहे पानी को देख रहा था और उसके पीछे वैशाली पूरे घाट को देख रही थी, जहाँ पर बच्चे बड़े सभी नहा रहे थे।
तभी एक महंत जी वैशाली के पास आकर बोला, अरे बेटा अरे वैशाली बिटिया तुम कब आई? महंत जी की बात पर वैशाली मुस्कुराते उनके पाँव छूकर बोले, अरे राम राम महंत जी, हम तो कल शाम को ही यहाँ पहुँचे, आप बताओ सब ठीक है? महंत जी वैशाली के सिर पर हाथ फेर कर बोले, सदा सुहागन रहो, और हमारे घर में सब बहुत अच्छे हैं बेटा। वैशाली पूरे घाट को देखते हुए बोली, आज भी वैसा ही है, यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। महंत जी वैशाली की बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोले, लेकिन तुम काफ़ी बदल गई हो बेटा। वैशाली अपना सिर नहीं में हिलाकर बोली, हम कभी नहीं बदल सकते। महंत जी आ रहे अमृत की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारे पति है ये? वैशाली अमृत की तरफ एक नज़र देखकर बोली, हाँ यहीं पर तो शादी हुई थी हम दोनों की ज़बरदस्ती, अब देखो हम दोनों साथ है। महंत जी वैशाली की बात सुन मुस्कुराते हुए, बनारस में बंधे साथी कभी नहीं छूटते, उन रिश्तों की रक्षा स्वयं भगवान काशी विश्वनाथ करते। अमृत महंत जी के पास आकर वैशाली की तरफ देखते हुए बोले, ये कौन है? वैशाली अमृत की बात सुनकर बोली, मंदिर के महंत जी हैं, पाँव छू। वैशाली की बात सुन अमृत महंत जी के पाँव छूते हुए नमस्ते। महंत जी मुस्कुराते हुए अमृत के सिर को सहलाकर बोले, हमेशा खुश रहो और तरक्की करते रहो। अमृत महंत जी के बात पर अपना सिर हिला देता है तो महंत जी वैशाली की तरफ देखते हुए कहते हैं, आरती का वक्त हो गया है बेटा, चलो आज आ गई हो तो आरती भी कर दो। वैशाली महंत जी के बात पर अपना सिर हिलाती है तो महंत जी के अंदर की तरफ ले जाते हैं। वहीं अमृत आंखें बड़ी बड़ी करके वैशाली की तरफ देखते हुए, तुम्हें आरती करनी आती है? तुम यहाँ आरती करती थी? वैशाली हल्का मुस्कुरा कर बोली, तुमको नहीं पता बेटा, हमको काका आता है, चलो सब कुछ दिखाएंगे तुमको कि वैशाली का जलवा क्या है। अमृत वैशाली की बात सुन उसे देखने लगता है, जिस पर वैशाली अमृत के गाल को खींचते हुए कहती है, हम बहुत तीखी चीज़ है, हमको इस तरीके से देखना बंद करो वरना तुमको मिर्ची लग जाएगी। इतना कहकर वैशाली मुस्कुराते हुए मंदिर की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। अमृत गहरी सांस लेकर वैशाली को जाते हुए देखता है, फिर हल्का